गायत्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पहले चर्चा की थी कर्मधारय समास की और हमने यहाँ तक गुणवाचक का रूप देख लिया था, उपमेय उपमान का रूप देख लिया था और उपमेय उपमान का रूप देख लिया था। अब देखिए तीनों प्रकार की कर्मधारय तत्पुरुष में क्या हमने पाया कि दूसरा जो पद है वो प्रधान रहता है। क्या पाया? दूसरा पद जो है वह प्रधान है, इसलिए दूसरा प्रधान है तब ये तत्पुरुष समास में आएगा। हमने इसके चार भेद किए थे कि पद की प्रधानता के आधार पर, तब यह किसके अंतर्गत है? तत्पुरुष के अंतर्गत। अब हम आगे इसकी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए उसी की विशेषता जो है बताई जाती है। अब इसका एक इजी सा तरीका है, सरल तरीका है। आप उस शब्द में, किसमें? उस शब्द में, प्रधानता वाले शब्द में कैसे लगाकर देखें और यदि आपको उत्तर मिल जाए तब मान लीजिए वह क्या है? कर्मधारय समास हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मृगनयन, तब यहाँ दूसरा पद प्रधान है और मैं पूछूं कि मृग नयन कैसे हैं? नयन कैसे हैं? तब इसका उत्तर क्या मिलेगा? मृग के समान मिलेगा। तब यह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाता है। आप उसमें कैसे लगा करके देखें, यदि उत्तर मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होगा। जैसे नयन कैसे हैं, तब ये उत्तर मिलेगा मृग नयन और मृग के समान, और इस प्रकार से सामासिक शब्द बन जाएगा मृग नयन। हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं दो तीन, जैसे महासागर। तब यहाँ सागर जो हैं वह प्रधान है और वह कैसा है? महान है, इसलिए महासागर हो गया है। प्राण प्रिय, यहाँ प्रिय जो है दूसरा पद है। यहाँ काली मिर्च, यहाँ मिर्च जो हैं काली भी होती हैं, लाल भी होती हैं, हरी भी है, इसलिए पहला पद जो है गौण है और दूसरा प्रधान है। यहाँ मंद बुद्धि जो है उसमें बुद्धि जो है प्रधान है और मंद उसमें गौण है, क्योंकि बुद्धि तीव्र भी होती है, मंद भी होती है, इसलिए ये सभी उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय समास के हैं। अब देखिए कर्मधारय समास में एक और विशेषता है, जहां हम देखते हैं दोनों पद विशेषण हो। क्या हो? दोनों पद विशेषण। जैसे एक शब्द है शीतोष्ण। अब यहाँ देखिए दोनों पद कैसे विशेषण हैं, यानी ये शब्द शीत भी है और उष्ण भी है, तो इन दोनों के योग से बना है, तो यह शीतोष्ण हो गया, जो शीत है जो उष्ण है। अब दूसरा हमने ऐसा ही लिया है जिसमें दोनों ही पद जो हैं विशेषण हैं और वह है हरा सघन। जो हरा है, जो सघन है। हमने तीसरा इसका उदाहरण लिया है लाल सुर्ख, जो लाल हैं, जो सुर्ख हैं। चौथा उदाहरण है इसका देव ऋषि, जो देव हैं, जो ऋषि हैं। राज ऋषि, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर दोनों पद विशेषण होते हैं वहाँ पर भी कर्मधारय समास
होता है। हमने ये पहले पढ़ा है उपमान उपमेय, थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ जहाँ पर भी रूपक अलंकार आता है वह सभी शब्द कैसे होंगे? कर्मधारय समास के होंगे। जैसे चरण, अरविंद, तो यहाँ चरण रूपी अरविंद, चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं, तो यहाँ पर चरण रूपी अरविंद हो गया। अब दूसरा इसका उदाहरण है जहाँ उपमान उपमेय हैं और इसमें रूपक अलंकार हैं। नर शार्दूल, नर रूपी शार्दूल। तीसरा इसका उदाहरण हमने लिया है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। और चौथा इसका उदाहरण है कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। पांचवा इसका उदाहरण हमने लिया है मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। इस प्रकार से हमने ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद, जिसमें दूसरा पद प्रधान माना हमने, और ये कर्मधारय समास जो हैं वह हमने पूरा किया उदाहरण दे करके। हम इसके अगला जो हमारा समास है वह द्विगु समास है। द्विगु समास, द्विगु समास का या द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। क्या हो गया? दो गायों का समूह, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया है। ये द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका दूसरा जो पद है वह प्रधान है। फिर ये है कि पहला पद इसका संख्यावाचक विशेषण होता है और समूह समाहार बनाने वाला समास होता है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण जो समूह समाहार बनाने वाला समास है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण और विशेष, यह मैंने दो तीन शब्द लिए हैं। पंचरत्न, हमने क्या कहा है कि समूह बनाएगा, समाहार बनाएगा, पहला पद उसका संख्यावाचक होगा, दूसरा पद जो है प्रधान होगा। हमें इतना ही ध्यान देना है। यह है पंचरत्न। पहला पद इसका पंच जो है क्या है? संख्यावाचक। अब रत्न जो हैं वह प्रधान हैं, क्योंकि रत्न 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो जाए, 9 भी हो जाए। अब पंचरत्न हो गया तो एक समूह की बात करने लग गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, दूसरा पद इसका प्रधान हो गया, तब ये किसके अंतर्गत आ गया? द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। अब देखिए यहां पर पहला पद संख्यावाचक है और यहां पर हमने राजपुत्र भी लिया है, नीलकमल भी लिया है। तो क्या ये जो है दोनों ये द्विगु समास के हैं? ये द्विगु समास के उदाहरण नहीं हैं, लेकिन विशेष्य इसमें भी हैं। पंचरत्न प्राप्त हो गया, राजपुत्र सो रहा है और यह नीलकमल मुरझा गया है। तो ये जो हैं कर्मधारय के उदाहरण हैं। अब हम आगे आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिकोणा, और त्रिकोणे में हम देखेंगे कि पहला पद जो है संख्यावाचक हैं, दूसरा पद जो हैं वह प्रधान है। तो इस प्रकार से इसको समास विग्रह करेंगे तो जो 3 कोणों का है इस प्रकार का समास विग्रह होगा। उसमें तिराहा भी ऐसा ही शब्द है, 3 राह का समाहार बताता है।
सप्तरंग भी उसी प्रकार का है, 7 रंग का समाहार है। और सप्ताह जो हैं सप्ताहनों का समूह हैं। तो ये सभी नवरत्न हैं। ये सभी क्या बताते हैं हमें? एक समाहार की बात करते हैं। पहला संख्यावाचक हैं, दूसरा प्रधान हैं। तो ये सभी किस में आ गए हैं? हमारे द्विगु समास के अंतर्गत। अब देखिए, ये है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो यहाँ चतु में नहीं, 4 भुज की बात ही, भुजाओं की बात की है। तो यहाँ 4 भुजाओं का आकार। तो क्या हो गया यहाँ पर? द्विगु समास हो गया, संख्यावाचक हैं और यहाँ भुज जो हैं। अब इसी की जगह हमने क्या लिया है? चतुर्भुज ले लिया। क्या लिया है? चतुर्भुज। और 4 भुजाओं वाला कौन है? 4 भुजाओं वाला विष्णु। इसलिए यह जो है किसके अंतर्गत आ गया है? हमारा बहुव्रीहि के अंतर्गत आ गया है। जैसे 2 मंजिला, यहाँ 2 मंजिल का मकान के लिए प्रयुक्त हो गया है। 2 पहिया, 2 पहियों का वाहन के लिए प्रयुक्त हो गया है। 9 लाख रुपए के मूल्य का आवास देने लग गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे एक समास जो हैं जिसको अपन द्विगु कहते हैं वह पढ़ लिया। अब इसके आगे अगला जो समास है वह हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी विशेषता अलग हो गई है। अभी तक अपन ने 2 समास पढ़े हैं। कौन सा? अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। ये जो कर्मधारय था, द्विगु था, ये तत्पुरुष समास के ही रूप थे, क्योंकि इन दोनों में ही दूसरा पद जो है वो प्रधान था। अब देखिए, इसमें क्या आ गया है? दोनों पद प्रधान है, पहला और दूसरा। और योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो यानी ऐसा चिन्ह लगा हो, जोड़ने वाला। विग्रह करने पर हम उसका विग्रह करते हैं और, तथा, एवं, व आदि इत्यादि सब आए। जैसे हानि लाभ, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। किसी भी व्यापार में अपन देखें, या तो उसको लाभ होगा या फिर हानि होगी। हानि और लाभ जो हैं वह एक साथ में नहीं होंगे। तब इसके बीच योजक लगा हुआ है, तब यहाँ क्या आ जाएगा? हानि या लाभ। दूसरा हमने शब्द लिया है सुख दुख। तो यहाँ भी वही स्थिति है, सुख और दुख एक साथ नहीं होते हैं, सुख या दुख हो जाएगा। हमने यहाँ पर द्वंद्व समास के 3 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 3 भेद। इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व, इसमें देखें दोनों का बराबर का महत्व है। हमने पढ़ा है कि सामासिक शब्द हैं 2 शब्दों के मेल से बनता है। तो यहाँ हमने लिखा है दोनों शब्दों का बराबर का महत्व रहता है और दोनों पद क्या रहते हैं? प्रधान रहते हैं। ये यहाँ पढ़ लिया है तो इसमें भी होगा। फिर और, तथा, एवं, व जोड़ने पर इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत वह आ जाएगा। कितने हैं? योजक चिन्ह की जगह आ जाएंगे, और जुड़ेगा, तथा जुड़ सकता है, एवं या फिर वह। ये 4 शब्द जो हैं जोड़ने वाले इन योजक चिन्ह के बीच में आ जाएंगे। माता पिता, अब यहाँ पर देखते हैं माता और पिता दोनों प्रधान हैं। तो यहाँ क्या जुड़ गया है?
माता और पिता। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वह इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे और उनमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों का बराबर का महत्व होगा। भाई बहन हो जाएगा। दूसरा इसका रूप है विकल्पक द्वंद्व। दोनों में से किसी एक विकल्प का अर्थ बैठेगा, दोनों नहीं बैठेंगे, किसी एक विकल्प का अर्थ बैठेगा। जैसे मैंने ये लिखा, व्यापार में घट-बढ़ होती ही रहती है। व्यापार में घट-बढ़ होती ही रहती हैं, लेकिन यहाँ अर्थ एक बढ़ेगा। व्यापार में घट या बढ़ होती रहती हैं। और दूसरी इसमें विकल्पक में ये विशेषता रही है कि दो विपरीतार्थक शब्दों का योग रहता है। दो शब्द हैं वो विपरीत शब्द होंगे तो उसके अंदर या अथवा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प के रूप में हमें एक चुनना होगा और विकल्प चुनेंगे तब हम या अथवा का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पाप पुण्य है तो या पाप या पुण्य या पाप अथवा पुण्य, तो विकल्प हो गया। तीसरा इसका रूप है समाहार द्वंद्व। दो से अधिक समूह का अर्थ, यानी दो से अधिक का अर्थ कराता हो। शब्द तो हमें दो मिलेंगे लेकिन हमें उससे अधिक का बोध कराएंगे। जैसे हाथ पांव बचाकर काम करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ और पांव दो ही बचाना, बाकी शरीर के अवयवों की रक्षा हमें नहीं करनी है। तब यहाँ हम क्या करेंगे, ये समाहार यानी हाथ पांव के साथ में संपूर्ण शरीर की बात कही है, संपूर्ण अवयवों की बात कही है। हाथ पांव आदि बचाकर काम करना, यानी हाथ पांव आदि शरीर के अंग बचा करके कार्य हमें करना है। ग्रस्त में नॉन तेल का भाव पता लग जाएगा। कोई गृहस्थी बसाता है तो इसका मतलब नहीं है कि नमक और तेल का ही भाव उसको पता चलेगा, बाकी उसको सामान का पता ही नहीं होगा क्या भाव है। तो यहाँ पर नॉन तेल आदि या इत्यादि का भाव चलेगा। तो इस प्रकार से समाहार या समूह की बात कहने वाले जो शब्द हैं उस प्रकार से ये हमारा द्वंद्व समास के तीनों ही रूप हो गए हैं। पहला इतरेतर विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। कल जो हैं हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। धन्यवाद।